Hello guys, today we continue our next part. Question number 1. What is the use of plate efficiency in distillation column? Plate efficiency का distillation column में क्या use है? So, plate efficiency in distillation column is used to convert the theoretical number of plates into actual number plates. As any plate can't perform ideal, we have to multiply its efficiency with the theoretical number of plates to get actual plates required. So, plate efficiency in distillation column is used to convert the theoretical number of plates into actual number of plates. So, plate efficiency का distillation column में ये क्या यूज़ है? कन्वर्ट करते हैं हम theoretical number of plates को actual number of plates में प्लेट कन्वर्ट करने के लिए हम प्लेट एफिशिएंसी का यूज़ करते हैं. एज एनी प्लेट कांट परफॉर्म आइडियल, अगर कोई प्लेट आइडली परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो हम उस प्लेट की इफिशिएंसी को वी हैव टू मल्टीप्लाई इट इफिशिएंसी विद थ्योरेटिकल नंबर ऑफ प्लेट्स. तो हम उस प्लेट की इफिशिएंसी को थ्योरेटिकल नंबर ऑफ प्लेट से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट एक्चुअल प्लेट्स रिक्वायर्ड, और हम एक्चुअल प्लेट्स जो हमें रिक्वायर होती हैं उन्हें हम प्राप्त करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट वुड बी इम्पैक्ट इफ वी इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ पैकिंग इन पैक्ड कॉलम्स? What would be impact if we increase or decrease the size of packing in packed column? तो पैक्ड कॉलम में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम पैकिंग को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं, पैकिंग के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो पैक्ड कॉलम में पैकिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो इंक्रीज इन साइज ऑफ पैकिंग will give lower mass transfer rate and lower pressure drop. Decrease in packing size will lead to higher pressure drop and higher mass transfer. So, if we increase in size of packing, अगर हम पैकिंग के साइज को इंक्रीज कर देते हैं तो हमें लोअर मास ट्रांसफर रेट मिलेगा और लोअर प्रेशर ड्रॉप भी होगा. एंड डिक्रीज इन पैकिंग साइज, अगर हम पैकिंग साइज को डिक्रीज कर देते हैं पैक्ड कॉलम में, विल लीड टू हायर प्रेशर ड्रॉप एंड हाई मास ट्रांसफर. तो प्रेशर ड्रॉप भी हायर होगा और मास ट्रांसफर भी हाई होगा. नेक्स्ट, व्हाई टेंजेंशियल एंट्री इन साइक्लोन सेपरेटर? टेंजेंशियल एंट्री इन साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन सेपरेटर में टेंजेंशियल एंट्री ही क्यों की जाती है? So, if the dust-laden gas enters straightly inside the cyclone separator, it would not acquire swirl motion. Only tangential entry set up such swirl motion centrifugal force due to which separation of solid gas is achieved. So, if the dust-laden gas enters straightly inside the cyclone separator, it would not acquire swirl motion. अगर dust-laden gas cyclone separator में straightly enter करती है तब swirl motion acquire नहीं होगा. Only tangential entry set up such swirl motion, केवल tangential entry ही swirl motion को set up कर सकती है due to centrifugal force, ड्यू टू विच सेपरेशन ऑफ सॉलिड गैस इज अचीव्ड, और इसी के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही सॉलिड और गैस का सेपरेशन भी प्राप्त किया जाता है साइक्लोन सेपरेटर में. नेक्स्ट, व्हेन द यूज ऑफ गेट, ग्लोब एंड बॉल वाल्व. व्हेन द यूज ऑफ गेट, ग्लोब एंड बॉल वाल्व, तो हम गेट, ग्लोब और बॉल वाल्व का यूज़ कब करते हैं? सो गेट वाल्व का यूज़ हम ऑन ऑफ पर्पस के लिए करते हैं. गेट वाल्व इज यूज टू ऑन ऑफ पर्पस. ग्लोब वाल्व इज यूज टू थ्रॉटलिंग पर्पस. ग्लोब वाल्व का यूज़ हम थ्रॉटलिंग पर्पस के लिए करते हैं. और बॉल वाल्व का यूज़ हम ऑन ऑफ पर्पस विद क्विकर एक्शन के लिए करते हैं. बॉल वाल्व का यूज़ हम ऑन ऑफ पर्पस विद क्विकर एक्शन, हमें जल्दी से एक्शन चाहिए होगा तब हम बॉल वाल्व का यूज करेंगे. व्हेन एक्सटेंडेड सरफेस हीट एक्सचेंजर इज रिक्वायर्ड. व्हेन एक्सटेंडेड सरफेस हीट एक्सचेंजर इज रिक्वायर्ड, हीट एक्सचेंजर में एक्सटेंड सरफेस की आवश्यकता हमें कब पड़ती है? सो
when the temperature difference between two fluids is less, to achieve higher heat rate we may have to increase the external surface area. That's why we need extended surface heat exchangers. तो when the temperature difference between two fluids, जब टेम्परेचर डिफरेंस दो फ्लूइड्स के बीच बहुत कम होता है, टू अचीव हायर हीट रेट, तब हमें हायर हीट रेट नहीं मिल पाता है. वी मे हैव टू इंक्रीज द एक्सटर्नल सरफेस एरिया, तब हम एक्सटर्नल सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं. दैट्स वाई वी नीड एक्सटेंडेड सरफेस हीट एक्सचेंजर्स, और तब हमें एक हायर हीट रेट जो है प्राप्त हो जाता है. हाउ लिक्विड नाइट्रोजन इज सेव्ड इन टैंक्स. हाउ लिक्विड नाइट्रोजन इज सेव्ड इन टैंक्स. हम लिक्विड नाइट्रोजन को टैंक्स में कैसे सेव करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन को टैंक्स में कैसे सेव करते हैं. सो नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म आफ्टर कंप्रेशन. इफ इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर डायरेक्टली और कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हीट इट वुड फ्लैश और इवापोरेट. सो वी नीड टू protect the nitrogen storage from the outside temperature. The boiling point of nitrogen is minus 195.8 degrees Celsius. To achieve that, it is stored in an inside vessel with an outer vessel surrounding it. The annular space between the two vessels is evacuated to ensure the outside temperature would not enter inside as no medium is there. This method is similar to what we see in thermoflask. So क्या होता है, नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन लिक्विड आफ्टर कंप्रेशन. नाइट्रोजन हमें कंप्रेशन के बाद लिक्विड फॉर्म में मिलती है. इफ इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर डायरेक्टली और कम्स इन कॉन्टेक्ट विद हीट इट वुड फ्लैश. अगर ये एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली एक्सपोज हो जाती है या हीट के कांटेक्ट में डायरेक्टली आ जाती है तो ये फ्लैश हो जाएगी, इवापोरेट हो जाएगी. सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द नाइट्रोजन स्टोरेज फ्रॉम द आउटसाइड टेम्परेचर. इसलिए हमें नाइट्रोजन स्टोरेज को आउटसाइड टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज माइनस 195.8 डिग्री सेल्सियस. नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, माइनस 195.8 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है. टू अचीव दैट इट इज स्टोर्ड इन एन इनसाइड विजल विद एन आउटर विजल सराउंडिंग इट. इसलिए हम इसे क्या करते हैं कि इनसाइड विजल में स्टोर करते हैं विद एन आउटर विजल सराउंडिंग. इसके बाहर भी एक, सराउंडिंग में भी एक विजल रहता है. द एनुलर स्पेस बिटवीन द टू विजल इज इवैक्यूएटेड. दो विजल्स के बीच में जो एनुलर स्पेस रहता है वो इवैक्यूएटेड रहता है, खाली रहता है. टू इंश्योर द आउटसाइड टेम्परेचर वुड नॉट एंटर इनसाइड एज नो मीडियम इज देयर. और ये हमें इंश्योर करना रहता है कि आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो इनसाइड विजल में नहीं आ रहा है या नहीं आता है, बिकॉज देयर इज नो मीडियम, क्योंकि उसमें कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती या कोई मीडियम नहीं होता है. दिस मेथड इज सिमिलर टू वॉट वी सी इन थर्मोफ्लास्क. जैसे कि थर्मोफ्लास्क में अंदर रखा हुआ मटेरियल गर्म होता है तो गर्म रहता है और ठंडा होता है ठंडा रहता है. आउटसाइड टेम्परेचर इनसाइड टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं करता है. इसी प्रकार नाइट्रोजन के टैंक्स में भी होता है, जो कि आउटसाइड टेम्परेचर इनसाइड टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं करता है. नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ condensation, film type, drop wise, heat transfer would be higher. In which type of condensation, film type or drop wise heat transfer would be higher? तो फिल्म टाइप कंडेंसेशन में या ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में किसमें ज़्यादा हायर हीट ट्रांसफर होता है, ये हमें बताना है. सो इन ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन the drops formed will fall and new steam that enters will find a new surface to contact and to transfer heat. But in film type condensation, a film will be formed on the tube wall which will prevent the fresh stream
to contact the tube surface. So naturally drop wise heat transfer will be higher. In drop wise condensation, the drops formed will fill and new steam that enters will find a new surface to contact. ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में क्या होता है, ड्रॉप्स फॉर्म होती हैं, फेल होती हैं और एक न्यू स्टीम दैट एंटर्स विल फाइंड ए न्यू सरफेस, एक नई स्टीम होती है जो कि एंटर करती है और एक न्यू सरफेस के कांटेक्ट में आती है. दैन टू ट्रांसफ़र हीट, और ये जो है अपनी हीट को ट्रांसफ़र करती है. बट इन फिल्म टाइप कंडेंसेशन ए फिल्म विल बी फॉर्म्ड ऑन द ट्यूब वॉल विच विल प्रिवेंट द फ्रेश स्टीम टू कॉन्टैक्ट द ट्यूब सरफेस. जो कि फिल्म टाइप में क्या होता है, एक फिल्म जो है फॉर्म होती है सरफेस पे जो कि प्रिवेंट करती है फ्रेश स्टीम को ट्यूब की सरफेस से कांटेक्ट करने में. सो नेचुरली ड्रॉप वाइज हीट ट्रांसफ़र विल बी हायर. इसलिए ड्रॉप वाइज हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, हायर होता है फिल्म टाइप कंडेंसेशन की अपेक्षा.